देखें एक औरत का इंतकाल हुआ, उसका शोहर है और बेटी और माँ ये गुमशुदा है। बेटी भी गुम है और माँ भी क्या है, लापता है। उसका कुछ पता नहीं चल रहा जिंदा है या मर गई। और दो तरह के मसाइल पेश आते हैं उसके बारे में, मफकूद के बारे में। एक तो उसका माल का मसला होता है कि उसके माल को तकसीम करें या ना करें, और दूसरा उसकी बीवी का मसला होता है। अगर गुम होने वाला शख्स मर्द है तो अब उसकी बीवी का एक मसला है निकाह का, कि वो अब इंतज़ार करे या दूसरी जगह निकाह कर ले। ज़राए बहुत ज़्यादा है और मुताखिरीन अहनाफ ने भी इमाम मालिक रहीमुल्लाह के कौल पर ही क्या दिया है, फतवा दिया है। इसी में अब क्या है, एहतियात है कि वो 4 साल, काजी ने फैसला दे दिया था उसकी मौत का, लेकिन वो 5 साल बाद दोबारा लौट आया जिंदा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज इल्म मीरास का 37वां सबक है। आज के सबक में हम मफकूद को पढ़ेंगे। मफकूद यानी गुमशुदा शख्स को मफकूद कहते हैं। मफकूद के लुग़वी माना है ज़ाया और मादूम होने के, तलब के माना में भी आते हैं, इसलिए कि मफकूद को भी तलब किया जाता है, तलाश किया जाता है। और इस्तिलाह में मफकूद ऐसे शख्स को कहते हैं कि जो गुम हो चुका हो और उसकी मौत और ज़िंदगी की कोई ख़बर न हो, या कि वो ज़िंदा है या मर गया इस बारे में कोई भी इल्म न हो, तो ऐसे शख्स को मफकूद कहते हैं। अब देखें, आम तौर पर जब कोई शख्स गुम हो जाता है तो 2 तरह के मसाइल पेश आते हैं उसके बारे में, मफकूद के बारे में। एक तो उसका माल का मसला होता है कि उसके माल को तकसीम करें या ना करें, और दूसरा उसकी बीवी का मसला होता है। अगर गुम होने वाला शख्स मर्द है तो अब उसकी बीवी का एक मसला है निकाह का, कि वो अब इंतज़ार करे या दूसरी जगह निकाह कर ले। ये 2 मसले पेश आते हैं। निकाह के बारे में तो फ़ुक़हा के मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। जैसे इमाम अबू हनीफ़ा रहीमुल्लाह की एक राय के मुताबिक, एक कौल के मुताबिक 90 साल तक इंतज़ार किया जाएगा, यानी उसकी पैदाइश से लेकर 90 साल तक जो है ना, उसकी औरत इंतज़ार करेगी या वरसा क्या करेंगे, इंतज़ार करेंगे। जब वो 90 साल गुज़र जाए उसके बाद वो औरत दूसरी जगह शादी कर सकती है, इजाज़त है, या उसका माल क्या हो सकता है, तकसीम हो सकता है। और इमाम मालिक रहीमुल्लाह का कौल ये है कि 4 साल तक इंतज़ार किया जाएगा। 4 साल गुज़र जाएं, उसके बाद काजी या जज जो है वो एक सर्टिफिकेट उसकी मौत का जारी करेगा। उसके बाद 4 साल के बाद उसको मुर्दा फ़र्ज करके अब उसकी औरत दूसरी जगह इद्दत गुजार कर निकाह भी कर सकती है और उसकी विरासत को वरसा तकसीम भी कर सकते हैं। फिर बिलफ़र्ज़ अगर ये 4 साल के बाद या काजी के सर्टिफिकेट जारी करने के बाद ये आ जाता है तो विरासत भी वो कलअदम होगी, ज़िंदा वापस आ गया। काजी ने फ़ैसला दे दिया था उसकी मौत का, लेकिन वो 5 साल बाद दोबारा लौट आया ज़िंदा। तो अब देखें, वो विरासत भी कलअदम शुमार की जाएगी, जिसको हिस्से दिए थे वो दोबारा लिए जाएंगे। इसी तरह वो निकाह जो औरत ने किया था वो भी खुद ब खुद क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये तो हो गया इसके निकाह का मसला। अच्छा देखें, ये इमाम अबू हनीफ़ा रहीमुल्लाह का जो कौल है 90 साल का, ये एहतियात पर मबनी है। पहले ज़माने में चूँकि तलाश के ऐसे ज़राए नहीं थे, एक ख़बर को एक इलाके से दूसरे इलाके तक पहुंचाने में कई वक्त लगता था, कई महीने भी लग जाया करते थे। तो तलाश करना तो आपको मालूम है कितना मुश्किल होगा ऐसे हालात में, जबकि कोई तलाश करने के ज़राए न हो। अब चूँकि
ایسے ذرائع موجود ہیں تلاش کرنے کے، سوشل میڈیا ہے یا دوسرے ایسے پلیٹ فارم ہیں کہ جن کے ذریعے جو ہے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ لوگ اعلانات کرا دیتے ہیں، اشتہارات چھپوا دیتے ہیں، تو جس کے ذریعے اس کی گمشدگی کی خبر ہر ایک کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اب لہذا اب ذرائع بہت زیادہ ہیں، اور متاخرین احناف نے بھی امام مالک رحمہ اللہ کے قول پر ہی کیا دیا ہے، فتویٰ دیا ہے۔ اسی میں اب کیا ہے، احتیاط ہے کہ وہ 4 سال تک کیا کرے گی، عورت انتظار کرے گی یا وہ ورثہ انتظار کریں گے۔ 4 سال کے بعد وہ قاضی کے عدالت میں جائیں گے، پھر وہ قاضی یا جج کیا کرے گا، اس کی موت کا ایک سرٹیفکیٹ جاری کرے گا، اس کو حکمی موت کہیں گے۔ میں نے سبق نمبر 1 میں آپ کو شروط وراثت کے میں یہ بتایا تھا، موت المورث، پہلی شرط کیا تھی، مورث کا مرنا، یہ کیا شرط ہے، تب کیا ہوگا، وراثت کا عمل ہوگا۔ دوسری شرط کیا تھی، حیات الوارث، یعنی مورث کی موت کے وقت جو وارث زندہ ہوں گے وہ کیا بنیں گے، مورث کے وارث بنیں گے، جو اس کی موت کے سے پہلے مر چکے ہوں گے وہ وارث نہیں بنیں گے۔ تو اب دیکھیں، جب وہ مر گیا اور قاضی نے جو ہے نا اس کے حکمی موت کا ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، تو اب اس کا مال بھی تقسیم کر دیا جائے، اور اس کی جو بیوی ہے وہ عدت گزار کر کہیں اور پر نکاح کر سکتی ہے، کہیں اور کسی سے۔ تو یہ تو تھا اس کے نکاح کا مسئلہ۔ اب اس کے مال کے بارے میں کیا کیا جائے؟ اب دیکھیں، یہ 2 طرح کے مفقود ہو سکتے ہیں، ایک مورث بھی ہو سکتا ہے، وارث بھی ہو سکتا ہے۔ مورث گم گیا، اور ایسا گم گیا کہ اس کی جو ہے نا تلاش کے باوجود کوئی خبر نہیں مل رہی۔ ایک تو ہوتا ہے دیکھیں ظن غالب، اور ایک ہوتا ہے شک، کیا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا، یہ ایک شک ہے۔ ظن غالب کیا ہے، مطلب دیکھیں ایک شخص کار میں سوار تھا، کار میں سوار ہو کے جا رہا تھا، اس کی کار ایک نیچے کھائی میں جا گری، اور وہ اتنی گہری کھائی ہے کہ وہاں جانا بہت مشکل ہے عام عوام کا یا تفتیش یا تلاش کرنے والوں کا، اور اس کو کئی دن بھی گزر گئے۔ عموماً یہ غالب گمان ہوتا ہے کہ جو کار اتنی کھائی سے گرے گی تو اس کا بچنا کیا ہے، ناممکن ہے۔ لیکن چونکہ گھر والے ہوتے ہیں، اب تک لاش ان کو نہیں ملی، تو وہ کیا کرتے ہیں، ایک کرب میں، ایک تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہے کہ زندہ ہے یا مر گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں غالب گمان یہی ہے کہ وہ کیا ہو گیا ہوگا، مر گیا ہوگا، یا کوئی کشتی میں سفر کر رہا تھا، کشتی ڈوب گئی بیچ دریا میں، اب اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا، ہفتہ گزر گیا۔ غالب گمان یہاں پر کیا ہے کہ وہ مر چکا ہوگا، اس لیے کہ بیچ دریا میں اگر کشتی ڈوبے تو پھر ادھر سے بچنا کیا ہے، بہت مشکل ہے۔ تو ایسے موقع پر قاضی کے پاس یہ جائیں گے اور قاضی کے آگے درخواست کریں گے کہ بھئی ہمارا مورث اس طرح حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ تو قاضی ایک وقت دے گا، 4 سال کا وقت دے گا کہ بھئی آپ انتظار کریں۔ اس کے بعد وہ کیا کرے گا، حکمی موت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دے گا، پھر اس کے بعد وہ عورت نکاح کر لے کہیں اور، اسی طرح اس کی وراثت کو تقسیم کر لے۔ ایک ہوتا ہے شک، ایک شخص جو ہے نا باہر ملک کمانے گیا اور وہ غائب ہو گیا، کوئی خبر نہیں اس کی، ورثہ ادھر پریشان ہے، نہ کوئی اس سے رابطہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہر شخص کا باہر ملک جانا یہ کیا ہے، ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے، اور پتہ بھی نہیں چل رہا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا، اور اس کو 2-3 سال گزر گئے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں بھی قاضی کیا کرے گا، ایک مدت مقرر کرے گا، اور اس میں وہ جستجو تلاش کرے گا، اپنے وسائل کو بروئے کار لا کر تفتیش کرے گا کہ آیا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ لیکن کوئی حتمی فیصلہ نہ ہوا ہو تو پھر قاضی اس کا کیا کر دے، موت، حکمی موت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دے گا، اور اس کے وارث جو ہوں گے وہ ترکے کو بھی تقسیم کر لیں گے، اور اس کی بیوی جو ہوگی وہ دوسری جگہ
निकाह कर लेगी इद्दत गुजार के। ये तो है मोरिस का मसला, मुअर्रिस जिसकी जायदाद थी। देखे ना, गुम होने वाला कौन है? मालिक है। उसके नीचे जो वारिस हैं, बेटे हैं या बेटियां हैं या बीवी है। तो अब ये जब काजी ने मौत का सर्टिफिकेट जारी कर दिया तो अब ये क्या कर लें? तकसीम विरासत कर लें। इसलिए कि अब उसके ऊपर हुक्मी मौत का हुक्म लग चुका है। यहाँ पर भी देखें, इस बात का लिहाज ज़रूर रखना पड़ेगा कि मोरिस की जब वफ़ात का सर्टिफिकेट जारी किया काजी ने, उस वक़्त जो वरसा ज़िंदा होंगे वो वारिस बनेंगे। उससे पहले जो मर चुके होंगे वो वारिस नहीं बनेंगे। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो गुम हुआ 2019 में। 2019 में वो गुम हुआ और 2023 के शुरू में, यानी 4 साल से पहले उसका एक बेटा वो भी मर गया। अभी तक काजी ने उसकी मौत का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया, एक बेटे का इंतकाल हो गया। 2024 के शुरू में जनवरी में काजी ने यह हुक्म जारी किया कि भाई वो मर चुका है। तो अब वो बेटा जो 2023 में मरा तो वो वारिस नहीं बनेगा, इसलिए कि अब तक इसके ऊपर हुक्मी मौत का हुक्म जारी नहीं हुआ था। तो यहाँ पर भी उस बात का लिहाज रखना पड़ेगा कि सर्टिफिकेट मौत का जारी होते वक्त जो वरसा ज़िंदा होंगे वो वारिस बनेंगे, जो इससे पहले मर चुके होंगे। अगरचे वो गुम हो चुका है लेकिन अब तक इसका कोई हतमी फैसला नहीं हुआ कि मर गया या ज़िंदा है, तो लिहाजा उससे पहले अगर कोई वारिस मर जाता है तो वो वारिस जो है ना उसकी जायदाद में हिस्सेदार नहीं होगा। समझ गई ये बात? ये तो था मोरिस के बारे में। देखें, मुअर्रिस अगर गुम हो जाता है तो वहाँ पर कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। बस अगर मौत का सर्टिफिकेट जारी कर दिया है तो अब उसके वरसा क्या कर लेंगे? उसकी विरासत को तकसीम कर देंगे। अगर बिलफर्ज वारिस गायब हुआ है, वारिस गायब हो गया, मिसाल के तौर पर देखें, एक औरत का इंतकाल हुआ, उसका शोहर है, 2 बहनें हैं और एक भाई है उसका। लेकिन भाई ऐसा है कि जो गुम हो चुका है, मफकूद हो गया। अब भाई गुम हो गया है, अब क्या करना है? ये भाई इस अपनी बहन की जायदाद में क्या बन रहा है? वारिस बन रहा है ना, वारिस बन रहा है। लिहाजा अब इसको भी हिस्सा मिलना है अपनी बहन की विरासत में से। तो अब यहाँ पर क्या अमल होगा? किस तरह जो है ना विरासत को तकसीम किया जाएगा? यहाँ पर भी वही खुनसा मुश्किल या हमल की तरह जो है 2 मसले बनाए जाएंगे। एक में उस मफकूद को मुर्दा फ़र्ज करके और दूसरे में ज़िंदा फ़र्ज करके दूसरे वरसा को कम से कम हिस्सा दे देंगे और उस मफकूद के लिए ज़्यादा हिस्सों को रोक कर रख लेंगे। तो फिर देखेंगे कि अगर वो वापस नहीं आया और उसके ऊपर मौत का हुक्म लग गया तो दीगर वरसा को हिस्से दे देंगे। अगर वो आ गया, ज़िंदा वापस आ गया है, तो फिर इस हिसाब से जो वरसा का हिस्सा बनेगा वो उनको दे देंगे। अब देखें, इस मिसाल में देखें कि एक औरत का इंतकाल हुआ, उसका शोहर है, 2 बहनें और एक भाई है जो गुम हो गया। अब तक उसकी कोई खबर नहीं है और ये वरसा जो है ना विरासत को तकसीम करना चाहते। तो अब क्या होगा? अब विरासत में हम हर वारिस को क्या दे देंगे? कम से कम हिस्सा दे देंगे। अब 2 मसले बनाएंगे। एक में हम इस भाई को जो मफकूद है उसको मुर्दा फ़र्ज करेंगे। देखें, शोहर का हिस्सा कितना बनता है? निस्फ, और 2 बहनों का सुलुसान। और ये क्या है? मुर्दा फ़र्ज किया ना हमने, तो मुर्दा हो तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर मसला कितने से होगा? 6 से। 6 का निस्फ 3 और सुलुसान 4, और कहाँ तक हो गया? 7 तक। अब दूसरा मसला हम बनाएंगे, उसमें इस भाई को जिंदा फर्ज करके हिस्सा देंगे। शोहर का हिस्सा यहाँ भी कितना है? निस्फ,
اور یہ بہن اور بھائی کیا بنیں گے؟ اسبا بنیں گے۔ اب مسئلہ کتنے سے ہوگا؟ 2 سے۔ 2 کا نصف ایک اس شوہر کو دے دیں گے، باقی جو ایک بچے گا وہ ان میں للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق تقسیم ہوگا۔ لہذا یہ افراد کتنے ہیں؟ 4، اور ان کو حصہ کتنا ملا؟ 1۔ تو اس 4 کو لے جا کر ہم نے 2 میں ضرب دیا، تو حاصل ضرب کتنی ہوئی؟ 8۔ پھر اس مضروب سے ہر ایک کے حصوں کو ضرب دیا، 4 × 4، 4 × 4۔ اب 2 ان 2 بہنوں کو مل گیا اور 2 اس بھائی کو مل گیا مفقود کو۔ یہ مسئلہ ہو گیا حل۔ اب ہم ان دونوں مسئلوں کو متحد کریں گے۔ دیکھیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کس مسئلے میں شوہر کو کم مل رہا ہے اور کس مسئلے میں زیادہ مل رہا ہے، تو یہ پتہ کرنے کے لیے ہم دونوں مسئلوں کو متحد کریں گے، ایک جیسا کریں گے۔ تو ہم نے دونوں مسئلوں میں نسبت دیکھی تو 7 اور 8 میں تباین کی نسبت ہے، تو ایک مسئلے کو لے جا کر دوسرے میں کیا دیں گے؟ ہم ضرب دیں گے۔ اس 8 کو لے جا کر اس 7 میں ضرب دیں، 8 × 7 = 56، اور اس 7 کو لا کر اس 8 میں ضرب دے، 8 × 7 = 56۔ اب دیکھیں مسئلے متحد ہو گئے، 56 سے ہو گئے۔ جب آپ نے یہ عمل کر لیا، ایک کے مسئلے کے دوسرے میں ضرب دے دیا، حاصل ضرب 56 ہو گئی، یہ کیا ہو گئے؟ متحد ہو گئے۔ اب آپ ہر ایک کے حصوں کو مضروب میں کیا دیں؟ ضرب دیں، بالکل تصحیح کی طرح۔ تو اس کے حصوں کو اس 8 سے ضرب دے، 8 × 3 = 24، 8 × 4 = 32، 32 اور 24 = 56 ہو گئے۔ اچھا، ان کے حصوں کو اس 7 مضروب میں ضرب دیں، 7 × 4 = 28، 7 × 2 = 14 اور 7 × 2 = 14، 14 × 14 = 28 اور 28 = 56 ہو گئے۔ اب حصے پورے ہو گئے۔ اب دیکھ لیں کہ پہلے مسئلے میں شوہر کو 56 میں سے 24 ملے ہیں اور دوسرے مسئلے میں 56 میں سے 28 ملے ہیں۔ کون سے مسئلے میں کم مل رہے ہیں؟ پہلے مسئلے میں۔ تو ٹوٹل 56 حصوں میں سے شوہر کو کتنے دے دیں گے ہم؟ 24 دے دیں گے، اور 2 بہنوں کو پہلے مسئلے میں 56 میں سے 32 مل رہے ہیں اور دوسرے مسئلے میں 14 مل رہے ہیں۔ تو ان اختان کو ہم جو یقینی حصہ ہے کم وہ دے دیں گے، وہ کتنا ہے؟ 14۔ اب 56 میں سے 24 اس کو دے دیے، 14 اس کو دے دیے، تو باقی کتنے بچ گئے؟ 18 بچ گئے باقی حصے، 18 بچ گئے نا، دیکھ لیں۔ یہ کیا ہے؟ موقوفہ حصے ہیں۔ یہ حصے ہم اس مفقود کے لیے روک کر رکھیں گے، چونکہ ان کو وراثت دینی تھی، جلدی بھی تھی ان کو۔ اب ان کو حصے کم سے کم دے دیے، زیادہ حصے ہم نے روک کر رکھ لیے۔ اب ہم اس وقت کا انتظار کریں گے۔ بھئی 4 سال گزر گئے، قاضی نے اس کی موت کا حکم دے دیا۔ اب موت کا حکم دے دیا، اس کو مرا ہوا فرض کر لیا۔ اگر یہ بھائی مفقود مردہ ہو تو اب کیا کریں گے؟ بہن کا حصہ کتنا ہونا چاہیے؟ 32، اور شوہر کا حصہ کتنا ہونا چاہیے؟ 24۔ تو مردہ اگر اس کو فرض کر لیں تو شوہر کو جو 24 حصہ مل رہا تھا وہ بالکل صحیح مل رہا ہے، اس کو 24 ہی رہنے دیں گے۔ اور بہنوں کو کتنا مل رہا تھا؟ 2 بہنوں کو 32، اور یہاں پر ہم نے کتنا دیا؟ 14۔ تو ان 14 میں یہ 18 لے جا کر جمع کر دیں گے۔ یہ 18 جو موقوفہ حصے ہم نے رکھے ہوئے تھے، اب وہ تو مردہ ہے، مر گیا، لہذا یہ سارے 18 حصے کس کے پاس چلے جائیں گے؟ ان دونوں بہنوں کے پاس، اور ان دونوں بہنوں کا حصہ کیا ہو جائے گا؟ 32 ہو جائے گا۔ اگر وہ زندہ آ جاتا ہے، وہ مفقود زندہ واپس آ جاتا ہے، تو اس صورت میں اب یہ 18 حصوں میں سے 14 حصے کس کے ہیں؟ بھائی کے ہیں۔ وہ زندہ واپس آ گیا تو ہم نے 18 میں سے 14 حصے کس کو دے دیے؟ بھائی کو دے دیے۔ باقی کتنے بچ گئے؟
चार में से हम 4 किसको दे देंगे? शोहर को दे देंगे, इसलिए कि ज़िंदा होने की सूरत में शोहर को कितने मिल लेते? 28 मिल लेते, और 2 बहनों का हिस्सा कितना था? वो 14 बरकरार रहेगा। लिहाजा इस 18 में से 4 निकाल कर इसमें जमा कर देंगे। इस शोहर के हिस्से कितने हो जाएंगे? 28। बाकी जो 14 बच जाएंगे वो किसको मिल जाएंगे? ये जो मफकूद था और ज़िंदा वापस आ गया। समझ गए? इस तरह जो है ना हम 2 मसले बनाएंगे। अब देखें एक और मिसाल हल करते हैं हम मफकूद की। अच्छा देखें, अब इस मिसाल को देख लें। इसमें एक हालत में हम मुर्दा फ़र्ज़ करते हैं और दूसरी हालत में ज़िंदा फ़र्ज़ करते हैं। एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसकी बीवी है, माँ है, और एक ऐसी बेटी है जो लापता हो गई है, गुम हो गई है, पता नहीं चल रहा उसका, और उसका एक हकीकी भाई है। अब विरासत तकसीम करनी है, तो उसमें क्या करेंगे? हम 2 मसले बनाएंगे। एक में उस मफकूदा जो बेटी है उसको मुर्दा फ़र्ज़ करके, और दूसरे मसले में उसको ज़िंदा फ़र्ज़ करके। फिर हम हर एक वारिस को क्या दे देंगे? हिस्सा दे देंगे। ज़ौजा का हिस्सा कितना है? मुर्दा अगर इसको फ़र्ज़ करे तो 1/4, और माँ को 1/3, और भाई क्या होगा? असबा। मसला यहाँ पर 12 से बनेगा। 12 का रुबो 3, सुलुस 4, बाकी कितने बच गए? 5। वो इस असबा को मिल जाएंगे। दूसरे मसले में इस बिंत को ज़िंदा फ़र्ज़ करके हिस्सा दें, तो बीवी का हिस्सा देखें। ज़िंदा और मुर्दा फ़र्ज़ करने में दूसरों के हिस्सों पर फ़र्क पड़ रहा है ना। तो बीवी का हिस्सा 1/8 होगा यहाँ पर, इसलिए कि ज़िंदा है, और माँ का हिस्सा सुदुस, बेटी का हिस्सा निस्फ, और भाई क्या होगा? असबा। मसला यहाँ पर 24 का सुमुन 3, सुदुस 4, निस्फ 12। 12 और 4 16, और 3 19, बाकी कितने बच गए? 5। वो इस भाई को मिल जाएंगे। ये मसले हमने दोनों हल कर लिए। अब इनके मखरजों को, मसलों को क्या करेंगे? मुत्तहिद करेंगे। तो 12 और 24 में कौन सी निस्बत है? तदाखुल है। लिहाजा यहाँ तो 24 का मसला सही है। यहाँ पर भी कौन सा अदद लाएंगे? 24 लाएंगे। हमने मसले क्या करने? एक जैसे करने। तो लिहाजा 12 को 2 में ज़रब दे दें, तो हासिल ज़रब क्या हो जाएगी? 24। अब देखें दोनों मसले एक जैसे हो गए, मुत्तहिद हो गए। अब इनको हिस्सा किससे देंगे? मज़रूब से। 2 तिया 6, 2 चौक 8, और 2 पंजे 10। 10 और 8 18, और 6 24, पूरे हो गए। यहाँ पर हिस्सा देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 24 में से बीवी को 3, माँ को 4, बेटी को 12 और भाई को 5 मिल रहे। अब आप पता लगा सकते हैं कि किस मसले में वारिस को कम मिल रहे। हमने देखा कि पहले मसले में 24 में से बीवी को 6, दूसरे मसले में 24 में से 3 मिल रहे। तो ये मसला इख्तियार करेंगे। फ़िलहाल हम क्या करेंगे? बीवी को 3 दे देंगे 24 में से। 24 में से ज़ौजा को 3 दे दिए, और माँ को देखे पहले मसले में 24 में से 8 मिल रहे थे, दूसरे मसले में 24 में से 4 मिल रहे, तो 4 हम दे देंगे को। 4 इसको दे दिया। अच्छा, भाई को देखें 24 में से पहले मसले में 10 और दूसरे मसले में 5, तो कौन सा मसला इख्तियार करेंगे? 5 वाला। इस भाई को हम 5 दे देंगे। अब 24 में से 3 इसको दिया, 4 माँ को दिया और 5 भाई को दे दिया, तो 5 और 4 9 और 3 12। बाकी कितने बच गए? 24 में से 12 हिस्से बच गए। ये 12 हिस्से हम क्या करेंगे? रोक कर रखेंगे, इंतज़ार करेंगे, कोई ख़बर आने का इंतज़ार करेंगे। अगर ख़बर आ जाती है कि भाई वो मर चुका है, और देखें
یہ ماں بقیہ دینے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ خبر آئی، اس بات کی تصدیق ہوئی کہ یہ جو مفقودہ بنت ہے یہ مورث سے پہلے جو ہے نا مر چکی تھی، اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ بھائی یہ جو بیٹی تھی نا یہ تو بہت پہلے مر چکی ہے، انہیں خبر ابھی ہوئی۔ مثال کے طور پر کسی کی بیٹی جو ہے نا 2018 میں گم ہوئی، 2018 میں گم ہوئی، اور اس کا جو باپ تھا، مورث تھا، جو 2020 میں اس کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا، اور 2024 میں وہ بیٹی واپس آئی یا اس کی خبر آئی۔ 2024 میں یہ خبر آئی کہ وہ جو بیٹی ہے نا اس کا انتقال تو 2019 میں ہو گیا تھا، مورث کب مرا ہے؟ 2020 میں، اور تصدیق اس بات کی ہوئی، پکی خبر یہ آئی کہ جو گم شدہ بیٹی ہے نا یہ 2019 میں مر چکی تھی، ہے تو اب یہ بنت وارث نہیں بنے گی، اس لیے کہ یہاں پر پکی خبر آ گئی ہے کہ مورث کی موت سے پہلے یہ مر چکی ہے۔ جب یہ خبر کی تصدیق ہو جائے تو وہ وارث نہیں بنے گی، اس کو مردہ فرض کر کے بیوی کو 6، ماں کو 8 اور بھائی کو کتنے مل جائیں گے؟ 10 مل جائیں گے، یہ 12 جو ہیں انہی کی طرف لوٹا دیں گے۔ اگر اس بات کی تصدیق ہوئی ہو کہ وہ مورث کی وفات کے بعد مری ہے، مثال 2020 میں مورث کی وفات ہوئی اور اس کی خبر ملی کہ بھئی وہ ابھی پچھلے سال ہی 2021 میں یا 3 سال بعد پہلے 2021 میں اس کا انتقال ہوا ہے، تو یہ 2021-2020 کے بعد ہے نا، تو مورث کی وفات کے بعد کی تصدیق ہوئی ہے، تو اب وہ کیا بنے گی؟ وارث بنے گی، لہذا اس کا حصہ اس کے وارثوں کی طرف کیا ہو جائے گا؟ منتقل ہو جائے گا۔ تیسری یہ کہ اس کی خبر تو آئی کہ وہ تو مر چکی ہے آپ کی بیٹی، لیکن اس کی موت کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے، آیا کہ وہ ہماری مورث سے پہلے مری ہے یا بعد میں، یعنی وقت معلوم نہ ہو موت کا، تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ وارث نہیں بنے گی اس لیے کہ علم ہی نہیں ہو سکتا ہے بعد میں مری ہو، اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ وہ وارث بنے گی، لہذا اس کی وراثت اس کے وارثوں کی طرف کیا ہو جائے گی؟ منتقل ہو جائے گی، اور یہی کیا ہے؟ راجح بات ہے کہ اگر موت کا علم نہ ہو تو وہ پھر کیا بنے گی؟ وارث بنے گی۔ چوتھی بات جس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اگر وہ وراثت کی تقسیم کے بعد آ گئی، وراثت سب نے تقسیم کر لی، اب وہ آ گئی، زندہ واپس آ گئی، تو وہ وراثت کیا ہو جائے گی؟ کالعدم ہو جائے گی، جس کو حصے دیے تھے وہ دوبارہ ان سے لے لیے جائیں گے، سمجھ گئے؟ اب یہ جو ماں بقیہ حصے نا، موقوف حصے، ان کو لوٹانے سے پہلے ان چیزوں کو تھوڑا دیکھنا پڑے گا، موت کی تصدیق اس کی پہلے ہوئی ہے بعد میں ہوئی ہے، ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ بالفرض اگر وہ وارث بن رہی ہے، اس کی جو ہے نا موت کی تصدیق ہو گئی کہ وہ کیا ہو گئی ہے؟ مر گئی ہے، لیکن مورث کی موت کے بعد مری ہے، صحیح ہے؟ کون سی صورت ہو؟ دوسری صورت ہو کہ وہ مورث کی موت کے بعد مری ہے، تو اب یہ کیا بنے گی؟ وارث بنے گی نا۔ اب وہ مر گئی ہے تو وہ وارث بنے گی، اس کے حصے اس کی طرف کیا کر دیں گے؟ ہم لوٹا دیں گے۔ لیکن اگر وہ مورث کی وفات سے پہلے ہی مر گئی ہے، یہ تصدیق ہوئی، یا اس کو مرا ہوا فرض کر لیا، پتہ ہی نہیں چل رہا، اس کو مردہ فرض کر کے ہم نے دوسرے ورثہ کو حصے دے دیے، تو یہ 2 صورتیں ہم نے بنا لی، اور ان کے جو گم شدہ لڑکے اس کے حصوں کو ہم نے روک کے رکھا۔ اب دیکھیں گے اگر وہ مری ہوئی خبر آئی اس کی کہ وہ کیا ہے؟ مر چکی ہے، اور اس کا حصہ نہیں بنتا، تو اب یہ 12 کا ہم کیا کریں گے؟ دوبارہ ان کی طرف لوٹا دیں گے۔ ان 12 میں سے بیوی کو کتنے دیں گے؟ 3 دیں گے، ہم نے 6 دینے ہیں نا، اور دیے کتنے تھے ہم نے؟ 3 دے دیں گے، تو 12 میں سے 3 اس کو دیے، تو اس کے حصے کتنے ہو گئے؟ 6، ادھر کتنے بچ گئے؟ 9۔ پھر 9 میں سے ہم نے ماں کو کتنے دینے؟ 8 دینے، اور یہاں کتنے دیے ہم نے؟ 4 اور دیں گے، تو اس کے حصے 8 ہو جائیں گے۔
तो अब कितने बचे 5। ये 5 किस में जमा कर देंगे भाई के हिस्सों में, इसलिए कि मुर्दा की सूरत में भाई को कितने मिल रहे थे 10 मिल रहे थे, तो ये 5 हम इस भाई को दे देंगे। तो ये 12 सारा का सारा इनकी तरफ चला जाएगा अगर मरी हुई के मौत की उसकी खबर मिलती है और वो वारिस ना बन रही हो। अगर वो उसको ज़िंदा फ़र्ज़ करके हम क्या हिस्सा देते हैं, बिलफ़र्ज़ वो ज़िंदा आ गई, विरासत की तकसीम इसी तरह रहने दें। अब क्या करेंगे, ये जो मौकूफ़ा हिस्से 12 है ना, ये वाले, ये किसको मिल जाएंगे, सारे के सारे इस बिंत को मिल जाएंगे। मौकूफ़ा हिस्से हमने इसी के लिए रखे हुए थे। ज़िंदा की सूरत में बीवी को 3 मिल रहे थे, यहाँ 3 मिल रहे हैं, माँ को 4 मिल रहे थे, 4 मिल रहे, और भाई को कितने मिल रहे थे 5, वो मिल रहे। लिहाजा ये 12 सारा के सारा किसको मिल जाएगा, बिंत को मिल जाएगा। समझ गई है। ये तो थी उस सूरत में जबकि गुम होने वाला एक हो। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वारिस 2 या 2 से ज़्यादा क्या हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, तो उसका भी अपना एक फार्मूला है, वो भी समझ लें। देखें इस मिसाल को देखें कि गुम होने वाले 2 अफराद हो, सही है, 2 अफराद गुम हो गए हो, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 4 मसले बनाएंगे। 4 मसले बनाकर एक मसले में दोनों को ज़िंदा फ़र्ज़ करके हिस्सा देंगे दूसरे वरसा को, एक मसले में दोनों गुम होने वालों को मुर्दा फ़र्ज़ करके, और एक मसले में एक को ज़िंदा एक को मुर्दा फ़र्ज़ करके, और एक मसले में भी एक को ज़िंदा एक को मुर्दा फ़र्ज़ करके। फिर इन चारों मसलों को हम बनाएंगे, फिर इनके मसलों को क्या करेंगे, मुत्तहिद करेंगे। अब देखें एक औरत का इंतकाल हुआ, उसका शोहर है और बेटी और माँ ये गुमशुदा है, बेटी भी गुम है और माँ भी क्या है, लापता है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा जिंदा है या मर गई, और एक हकीकी भाई है। अब ये क्या है, मफकूद है, मीम लिख रहा हूँ, सही है, मफकूद है, गुमशुदा है। अब एक मसला बनाया, दोनों को हमने ज़िंदा फ़र्ज़ करके हिस्सा दिया। ज़िंदा फ़र्ज़ करके हिस्सा दें तो शोहर का हिस्सा कितना होगा, 1/4, और बेटी को 1/2, और माँ को 1/6, और भाई क्या बनेगा, असबा। मसला कितने से होगा, 12 से। 12 का रुबो 3, निस्फ 6, सुदुस 2, 2 और 6 8, और 3 11, बाकी एक बचा, वो किसको मिल जाएगा, भाई को मिल जाएगा। दूसरा मसला हम बनाएंगे, उसमें दोनों को मुर्दा फ़र्ज़ करेंगे, बेटी और माँ को मुर्दा फ़र्ज़ करेंगे। तो शोहर का हिस्सा कितना होगा, निस्फ, और भाई क्या होगा, असबा। मसला यहाँ पर 2 से बनेगा, 2 का निस्फ 1 इसको मिल जाएगा और 1 इस भाई को मिल जाएगा। तीसरा मसला हम बनाएंगे, बेटी को ज़िंदा और माँ को मुर्दा फ़र्ज़ करके। शोहर का हिस्सा कितना होगा, बेटी ज़िंदा हो रुबो, बेटी का हिस्सा निस्फ, माँ क्या है, मुर्दा है, और ये असबा। यहाँ मसला कितने से होगा, 4 से। 4 का रुबो 1, निस्फ 2, बाकी कितना बच गया, 1। ये मसला भी हो गया। एक चौथा मसला बनाएंगे जिसमें माँ को ज़िंदा फ़र्ज़ करेंगे और बेटी को मुर्दा फ़र्ज़ करेंगे। तो शोहर का हिस्सा कितना होगा, निस्फ, बेटी को मुर्दा फ़र्ज़ करेंगे, माँ का हिस्सा सुलुस, और ये भाई क्या होगा, असबा। यहाँ मसला 6 से बनेगा, 6 का निस्फ 3, सुलुस 2, बाकी कितना बच गया, 1, ये इस भाई को मिल जाएगा। ये हमने चारों मसले हल कर लिए। अब इनके मखरजों को क्या करेंगे, मुत्तहिद करेंगे। 12 और 2 में तदाखुल है, 12 को ले लिया। फिर 12 और 4 में भी कौन सा निस्बत तदाखुल है, 12 को ले लिया। फिर 12 और 6 में भी कौन सी निस्बत तदाखुल है, लिहाजा 12 का अदद हमने तमाम जगहों पर लाना है। यहाँ पर तो 12 सही है, यहाँ पर 12 नहीं हो रहा, तो 2 को 6 में ज़रब दो, 2 छिक्के 12, मुत्तहिद हो गया 12। यहाँ पर 4 को किस में ज़रब दो, 3 में,
हासिल ज़रब क्या हो जाएगी 12। हमने मसला 12-12 करना है, मुत्तहिद करना है, और 6 को 2 में ज़रब दो तो 12 हो जाएगा। अब मसले क्या हो गए, मुत्तहिद हो गए, सब 12 से हो गए, इनको हिस्सा देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हिस्सा देंगे इस 6 से मज़रूब से, 6 कम 6 और 6 कम 6, 6 और 6 12 पूरे हो गए। यहाँ पर भी हिस्सा देंगे हम मज़रूब 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 और 6 9 और 3 12 पूरे हो गए। यहाँ पर भी हम हिस्सा देंगे मज़रूब से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 और 4 6, 6 और 6 12। अब ये मसले भी मुत्तहिद हो गए। अब हमें पता लग गया कि किस वारिस को किस मसले में कम मिल रहा है, वो हमने कम से कम देना है ना। और मफकूद के लिए अस्वउल हालैन, अस्वउल हालैन नहीं अहसनुल हालैन, यानी ज़्यादा हिस्सा हमने रोक के रखना है। तो अब देखें, पहले मसले में शोहर को 12 में से 3 मिला, दूसरे मसले में 12 में से 6 मिला, तीसरे मसले में 12 में से 3 मिला, चौथे मसले में 12 में से 6 मिला। कौन सा मसला है जिसमें कम मिल रहा है? 3, माना 3 एक ऐसा हिस्सा है जो कम से कम मिल रहा है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, 12 में से शोहर को कितना दे देंगे? 3, 3 इसको दे देंगे। अब आ जाए, 12 में से भाई को कितना मिला? 1 इस मसले में, और दूसरे मसले में 12 में से 6 मिल रहा है, तीसरे मसले में 12 में से 3 मिल रहा है, चौथे मसले में 12 में से 2 मिल रहा है। तो ये पहला मसला इख्तियार करेंगे, 12 में से 1 मिल रहा है, तो भाई को कितना दे देंगे? 1। अब 3 शोहर को दे दिया और 1 भाई को दे दिया, कितने हो गए? 4। 12 में से 4 गए, बाकी कितने बच गए? 8। अब ये 8 हिस्से हम रोक कर रखेंगे। फिर अब हम ख़बर आने का इंतज़ार करेंगे। क्या ख़बर आती है? अगर दोनों मुर्दा होती हैं, मरी हुई फ़र्ज़ होती हैं, और वो वारिस नहीं बन रही हैं, उनको मुर्दा अगर फ़र्ज़ किया जाए या उन दोनों को ज़िंदा फ़र्ज़ किया जाए, ये ख़बर आती है कि वो दोनों ज़िंदा हैं और वो क्या बन रही हैं? वारिस बन रही हैं। तब क्या करेंगे? अब ये बचा हुआ 8 हिस्सा किस तरह देंगे? ज़िंदा फ़र्ज़ करने की सूरत में बेटी को 6 और माँ को कितना मिल रहा है? 2। तो ये 8 क्या करेंगे हम? बेटी और माँ पर तकसीम कर देंगे। बेटी को कितना दे देंगे? 6, और माँ को कितना दे देंगे? 2। तो ये 8 उनकी तरफ क्या हो जाएगा? मुंतकिल हो जाएगा। बिलफर्ज अगर दोनों मुर्दा ख़बर आती है, तस्दीक होती है कि वो दोनों क्या हैं? मर चुकी हैं और वो वारिस भी नहीं बन रही हैं, यानी मुअर्रिस की वफ़ात से पहले ही वो क्या हो चुकी हैं? मर चुकी हैं। तो अब ये जो माँ बकिया जो मौकूफ़ हिस्से 8 हैं, तो अब ये मसला आ गया ना मुर्दा की सूरत में। मुर्दा की सूरत में शोहर को कितना मिल रहा है? 6। तो हमने शोहर को 6 देना है। हमने यहाँ कितना दिया था? 3। तो 8 में से 3 निकाल कर इसको 6 पूरा कर देंगे, बाकी कितना बच गया? 5। और भाई को कितना मिल रहा था? 6 मिल रहा था। यहाँ हमने कितना दिया था? 1। तो ये जो बाकी 5 बच गया वो भी किसको दे देंगे? भाई को दे देंगे। ये पूरा जो मौकूफ़ा हिस्से इनकी तरफ मुंतकिल हो जाएंगे। बिलफर्ज ये ख़बर आती है कि भाई बेटी तो ज़िंदा है, माँ क्या हो गई? मर गई। फिर इस सूरत में ये जो मौकूफ़ा हिस्से 8 है, तो बेटी को कितने देने हैं? 6। 8 में से 6 निकाल कर बेटी को दे देंगे, बाकी कितने बच गए? 2। वो 2 किन को मिलेंगे? भाई को मिल जाएंगे, इसलिए कि भाई के हिस्से कितने बनने? 3, और हमने यहाँ कितना दिया था? 1। लिहाजा 6 बेटी को देकर बाकी जो 2 बचेंगे वो किसको दे देंगे? भाई को दे देंगे। बिलफर्ज ये खबर आती है कि बेटी नहीं, बेटी मर चुकी है और माँ क्या है? जिंदा है। तो फिर वहाँ पर हम ये 8 हिस्से इस तरह तकसीम करेंगे, जो मौकूफ़ा हिस्से हैं। शोहर को कितने देने? 6, और हमने कितने दिए? 3। 3 और जमा कर लेंगे इसमें, तो शोहर के हिस्से 6 हो जाएंगे, बाकी कितने बच गए? 5। ये 5 किसकी तरफ जाएंगे? 1 जाएगा किसकी तरफ? भाई की तरफ। इसके हिस्से 2 हो जाएंगे, बाकी कितना बच गया?
4 बच गए, वो किसकी तरफ चला जाएगा? माँ की तरफ चला जाएगा, इसलिए कि माँ क्या है? जिंदा है। ये है मफकूद का मसला, गुमशुदा का मसला। उम्मीद है समझ गए होगे।